डेटाबेस ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स क्या है दोस्तों खबर, ये बात करेंगे पूरी डिटेल में आपके साथ इस खबर पर। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने एक डेटाबेस तैयार करने की बात कही है जो माइग्रेंट वर्कर के लिए होगा। ठीक है सर, ये तो बात समझ आ गई। यहाँ पर ये कहाँ लिखा है सर, इसका यूज़ क्या होगा, इसका बेनिफिट क्या होंगे, इसका लीगल एस्पेक्ट क्या होगा, कहाँ इसके बारे में चर्चा की गई है, पूरी डिटेल बताऊंगा दोस्तों मैं आपको अगली कुछ देर में। डेटाबेस ऑफ माइग्रेंट वर्कर, जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं अभी कोविड-19 के एरा में आपने देखा सड़क पर लॉकडाउन के टाइम में लोगों के झुंड, वो कर्मचारी, वो वर्कर जो शहरों में थे, माइग्रेंट वर्कर थे, अपने गांव से यहाँ पर आके काम कर रहे थे, अपने छोटे शहरों से यहाँ पर आके काम कर रहे थे, गुड़गांव में, दिल्ली में, फरीदाबाद में, मुंबई में, सूरत में, देश के बड़े बड़े मेट्रोज़ में काम कर रहे थे, जिनके बलबूते वो शहर रन कर रहा था। लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से उनके जॉब में स्थिरता नहीं थी, उनकी स्टेबिलिटी जॉब में नहीं थी, उनको निकाल दिया गया, उनको सैलरी नहीं दी गई, उनको खाने की मुश्किलें हो रही थी। ऐसे में लाखों करोड़ों मज़दूरों को अपने घर वापस जाना पड़ा। कोई ट्रेन से गया, कोई बस से गया, कोई पैदल गया, कोई जाए पहुंच ही नहीं पाया। कई हादसे हमने देखे उन लोगों के साथ जो उनके साथ हमने देखे। चलिए, इंपॉर्टेंट बात दोस्तों ये है कि सरकार से पूछा गया कि कितने मजदूर माइग्रेंट हैं देश के अंदर, कुछ डेटा है। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने लोकसभा के अंदर जवाब दिया, हमारे पास माइग्रेंट लेबर का कोई डेटा नहीं है। कितने श्रमिक मजदूर देश में काम करते हैं, कोई आंकड़ा नहीं है। ठीक है, अब इस बात को साइड में रखिए। अगर हमारे पास श्रमिक मजदूर का आंकड़ा नहीं है तो कैसे उनका वेलफेयर करेंगे हम लोग, कैसे उनका कल्याण करेंगे, कैसे उनके स्किल के आधार पर उनको नए रोजगार दिलाएंगे। वो करोड़ों लोग अब गांव पहुंच चुके हैं, छोटे शहरों में पहुंच चुके हैं, उनको वापस लेके आना, उनको दोबारा उनके जॉब में फिट करना, और जिस कंपनी से वो गए उस कंपनी को भी आवश्यकता है जॉब की, दोबारा उनको लोगों को रखना पड़ेगा। तो क्या उस कंपनी के जॉब में लोग मिल पाएंगे दोबारा रखने के लिए? तो यहाँ पर एक एम्प्लॉयर है जो कंपनी है जिसके पास लोग थे, एक यहाँ पर हमारे पास एक कर्मचारी जिसको आवश्यकता है जॉब की। इन दोनों का कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। इसको जॉब की आवश्यकता है लेकिन गांव में है, छोटे शहर में है, एक कंपनी है मेट्रो में काम कर रही है, इसको ह्यूमन रिसोर्स की आवश्यकता है, इसको उसका कर्मचारी की आवश्यकता है। तो कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए यहाँ पर। इन सब बातों को देखते हुए तैयार किए जाने की बात कही है दोस्तों एक देश में, डेटाबेस ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स। आइए दोस्तों बात करें आपके साथ इस खबर के बारे में। ठीक है, अब हुआ क्या दोस्तों, न्यूज़ क्या वो सुन लीजिए। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, देश के वित्त मंत्रालय ने परमिशन दे दी है देश के पहले, जी हाँ, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, निर्मला जी ने परमिशन दे दी है देश के पहले फर्स्ट एवर नेशनल डेटाबेस ऑफ माइग्रेंट लेबर। जी हाँ, देश के पहले प्रवासी मजदूरों के डेटाबेस पर बनाने पर मंजूरी दे दी है सर। किसने मंजूरी दी है? ये फाइनेंस मिनिस्ट्री ने मंजूरी दे दी है। क्या होगा सर इसके अंदर? प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स। जो कंपनियां हैं जो रोजगार देना चाहती हैं और जो कर्मचारी जो काम करना चाहते हैं उनके का एक प्लेटफॉर्म होगा। इसके फायदे क्या होंगे, इसके फायदे बताऊंगा मैं, और सरकार को फायदा क्या मिलेगा। सरकार इंप्लीमेंट कर पाएगी इस प्रकार की लेबर के लिए कार्यक्रम, स्पेसिफिक प्रोग्राम चलाए जाते हैं, इनके वेलफेयर के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, उन्हें सरकार लागू कर पाएगी इस प्लेटफॉर्म के जरिए। आइए बात करें डिटेल में आपके संग दोस्तों, थोड़ा सा आगे बढ़े हम लोग यहाँ से। आज बहुत बच्चे कह रहे हैं सर वीडियो लाइक नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं यार, मत करो लाइक, मैं समझ सकता हूँ भावनाएं आपकी हैं मेरे साथ, कोई बात नहीं, लाइक की पता क्या अंतर पड़ जाएगा, पढ़ लो, है ना। अब ध्यान सुनिएगा दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर क्या कह रही है यहाँ पर। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट, जो हमारा श्रम और रोजगार मंत्रालय है सर, उस मंत्रालय ने क्या कहा है, नेशनल डेटाबेस ऑन अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। जी हाँ दोस्तों, तैयार हो रहा है डेटाबेस का नाम क्या होगा, नेशनल डेटाबेस ऑफ असंगठित कर्मचारियों का राष्ट्रीय डेटाबेस। असंगठित कर्मचारियों का राष्ट्रीय डेटाबेस होगा जिसको लिंक किया जाएगा आधार के साथ। ठीक है सर, कोई समस्या नहीं है इसमें। इसकी कॉस्ट लगभग होगी 650 करोड़ रुपए सर। इसकी कॉस्ट लगभग 650 करोड़ का बनेगा डेटाबेस सर ये। ठीक है सर। अब आइए जरा, इसमें क्या होगा, असंगठित क्षेत्र के मजदूर जो कोई छोटा मोटा काम कर रहे हैं, किसी कंपनी में नहीं है, असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ माइग्रेंट लेबर का डेटा भी इसमें शामिल होगा। कौन तैयार करेगा सर? तैयार करेगा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। परमिशन किसने दी? फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, क्योंकि पैसा कहाँ से आना था, पैसा तो फाइनेंस मिनिस्ट्री को देना था ना, तो पैसा दिया फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, अप्रूव कर दिया। यहाँ पर तैयार कौन करेगा डेटा बेस? तैयार कौन करेगा? श्रम मंत्रालय देश का। ठीक है दोस्तों, पैसा फाइनेंस मिनिस्ट्री से आ रहा है लेकिन तैयार करेगा मिनिस्ट्री ऑफ श्रम लेबर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर तैयार करेगा। ये तो हुआ सा बैकग्राउंड।
कानून कहाँ है सर इसका, कोई कानून हमारे पास, कोई लीगल प्रोविज़न इसका, इसके फ़ायदे क्या होंगे? आइए बात करते हैं फ़ायदों के। यूज़ क्या होगा इस डेटाबेस का सर? यूज़ क्या होगा? पॉइंट नंबर 1, यूज़ क्या होगा सर इसका? पहला काम, बीइंग अ प्लेटफॉर्म फॉर एम्प्लॉयर्स एंड पोटेंशियल एम्प्लॉयज़, जो रोज़गार देने वाले हैं और जो रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं उनके बीच एक प्लेटफॉर्म होगा सर। इट हेल्प वर्कर्स टू शेयर इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर स्किल्स, यानी यहाँ पर माइग्रेंट लेबर का नाम लिखा होगा नाम आशीर्वाद सिंघल, एक माइग्रेंट श्रमिक है, माइग्रेंट लेबर है, और इसका स्किल क्या है? ये जीएस विषय को पढ़ा सकता है, टीचिंग क्वालिटी इसकी अच्छी है। तो माइग्रेंट लेबर है, टीचिंग क्वालिटी है, या माइग्रेंट लेबर है पकौड़ा तलना जानता है, या पंचा लगाना जानता है, छोटे मोटे पोर्टर का काम कर लेता है, कुछ और काम करना आता है, इसको इलेक्ट्रिशियन का काम आता है, प्लम्बर का काम आता है, इसको जो भी आप कह लीजिए, इसको इसकी स्किल बता देंगे। तो पोर्टल होगा जहाँ नाम लिखा होगा, आधार नंबर लिखा होगा शायद, और उसके बाद उसका स्किल लिखा होगा। इसका फ़ायदा क्या होगा सर? इसका फ़ायदा होगा मेक इट ईजी फॉर एम्प्लॉयज़, जो रोज़गार देने वाले लोग हैं ना सर, उनके लिए आसान होगा टू फाइंड अ सूटेबल पर्सन, जिससे वो एक बेहतर व्यक्ति का चयन कर पाएंगे। तो पहला यूज़ क्या हो गया सर? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ में, जो रोज़गार देने वाला है और जो रोज़गार प्राप्त करने की इच्छा रखता है, उनके बीच समन्वय होगा और स्किल्स को आप शेयर कर पाएंगे अन्य के लोगों के साथ। ठीक है सर, यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। ठीक है सर, इसके अलावा और क्या फ़ायदा होगा सर? इट कैन हेल्प इन प्रोवाइडिंग वेलफेयर स्कीम। जी हाँ, एक फ़ायदा ये होगा कि सरकार अपनी सामाजिक कल्याण की योजनाओं को माइग्रेंट लेबर तक पहुंचा पाएगी। दूसरा फ़ायदा, डेटाबेस हो गया तो सरकार के लिए आसान होगा। अब सरकार को मान लो ये काम है कि माइग्रेंट लेबर संकट में आई, तो वे एक काम करो, हर कोई माइग्रेंट लेबर का 1000 रुपये डाल दो, तो आधार नंबर आपके पास है, आधार इनेबल्ड अकाउंट आपके पास होगा, फिर बैंक अकाउंट, हर किसी माइग्रेंट लेबर का 1000 रुपये डाल सकते हैं फिर आराम से आप, यदि आपका डेटाबेस होगा तो। डेटाबेस होना ज़रूरी है दोस्तों। तीसरा फ़ायदा क्या होगा सर? तीसरा फ़ायदा समझ सकते हैं, ये फ़ायदा है मूवमेंट ऑफ लेबर कैन बी ट्रैक्ड इन अ सिचुएशन लाइक कोविड-19। कोविड-19 जैसे हालातों में आप इस लेबर के संचलन पर नज़र रख सकते हैं कि लेबर कहाँ रह रही है इस समय, कहाँ पर वो संकट में है, वो किधर है जहाँ पर सहायता पहुँचाई जा सकती है उन तक। तो कुल मिलाकर आप आपदा के समय मदद कर सकते हैं इस लेबर की, तो डिजास्टर के टाइम मदद हो जाएगी लेबर की यहाँ पर दोस्तों। ये एक प्रयास किया गया है। ठीक है सर, कोई समस्या नहीं है हमारे पास। ठीक है, ये तो बात हुई आपके इसके यूज़ की सर। आगे बढ़िए, लीगल एस्पेक्ट सर, इसका लीगल बैकग्राउंड क्या है सर? दोस्तों इसका लीगल बैकग्राउंड देखें तो कहाँ मिलता है पढ़ने के बारे में बता दूं दोस्तों। मैं पहली बार इस डेटाबेस के बारे में अभी नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, अभी कुछ दिनों पहले हमारी संसद में बिल पास हुए थे, श्रमिकों के लिए बिल पास हुए थे सर, आपको याद होगा। 4 लेबर कोड पास हुए, एक लास्ट ईयर हुआ, 3 अभी सितंबर महीने में हुए, 3 लेबर कोड पास हुए। उसमें से एक कानून था हमारा, मैं इस पर आ रहा हूँ दोस्तों, एक कानून पास हुआ है संसद में हाल में, उसका नाम है कोड ऑन ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशन। 4 कोड पास हुए, एक है वेतन वाला, एक सामाजिक सुरक्षा वाला, एक टर्म कंडीशन वाला, और एक उसमें वर्किंग कंडीशन, एक यहाँ पर आपका ऑक्यूपेशनल हेल्थ। एक संहिता पास हुई है, लेबर लॉ पास हुआ है, श्रम कानून पास हुआ है दोस्तों, उसका नाम, बड़ा सा नाम देख रहे हैं आप, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशन। ये बिल पास हुआ है संसद में, और इस बिल में कहा गया है दोस्तों, इस बिल में प्रोविजन किए गए हैं कि डेटाबेस तैयार किया जाएगा। अब जोड़ पाएं कहानी को आप लोग, तो लीगल बैकग्राउंड है यहाँ पर। इस कानून, चूंकि एक्ट पास हुआ है संसद में ये, तो इस एक्ट के अंदर लिखा गया है कि लीगल डेटाबेस होना जरूरी है। तो ये हो गया इसका लीगल बैकग्राउंड दोस्तों। ये बिल कब पास हुआ है? 2020 सितंबर महीने में पास हुआ है दोस्तों, अभी पास हुआ था लास्ट मंथ ये कोड ऑन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशन, जिसमें कहा गया है डेटाबेस तैयार किया जाएगा, जिससे मजदूरों को क्या कर पाएंगे आप? टारगेट कर पाएंगे, स्किल मैपिंग कर पाएंगे, भाई कहाँ कहाँ पर कौन से मजदूर रहते हैं स्किल वाले, और उन तक वेलफेयर की स्कीमें पहुंचा पाएंगे। ठीक है सर, आराम से चलिए, कोई समस्या नहीं है। इसी संहिता में, इसी कोड में, इसी कानून में लिखा गया है, क्या लिखा गया है सर, कि भाई जो माइग्रेंट वर्कर होंगे ना, उन्हें कम से कम साल में एक बार अपने घर आने जाने का किराया मिलेगा, अलाउंस मिलेंगे, किसके द्वारा? जो उनको रोजगार दे रहा है। जी हाँ, ये यहाँ पर कहा गया है इस आचार संहिता में कि जो व्यक्ति रोजगार दे रहा है वो उन्हें साल में कम से कम एक बार आने जाने का यहाँ पर खर्चा देगा, अलाउंस देगा। ये कहाँ लिखा है? लीगल बैकग्राउंड सर, कोड ऑन ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशन। अभी हाल ही में 3 बिल पास हुए हैं सर, उनमें से एक बिल ये भी है। ठीक है सर, हमारा बात यहाँ तक सही चल रहा है मामला। ठीक है सर, ओके, ये आपका हो गया लीगल बैकग्राउंड। अगला एस्पेक्ट सर जो मेरे पास है यहाँ पर, डेटा, कौन है माइग्रेंट लेबर, कितने माइग्रेंट लेबर देश में एग्जैक्टली हैं? आपके पास कोई आंकड़ा है सर आशीर्वाद सर? सरकार तो मना कर रही है नहीं है, लेकिन आपके पास कोई जानकारी होती है हमेशा। या देखिए दोस्तों, मैं इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाया था 2017-18 में, या 2017-18 की बात कर रहा हूँ। इकोनॉमिक सर्वे हमने किया था, और उस साल जब जीएसटी आया था, मुझे याद है जीएसटी के बाद उस इकोनॉमिक सर्वे आया था,
और उस इकोनॉमिक सर्वे में एक डेटा दिया गया था, इनफॉर्मल डेटा था, सरकारी डेटा नहीं था, लेकिन सर्वे के अंदर था तो मैं यूज़ कर सकता हूँ उसको, क्योंकि सर्वे के अंदर है मतलब सरकार यूज़ कर रही है। सरकारी डेटा नहीं था, इनफॉर्मल सर्वे से आया था वो, लेकिन काम का है। क्या कहता है वो सुन लीजिए यहाँ पर। पहली बात तो इकोनॉमिक सर्वे डेटा ले रहा हूँ मैं, 17 की बात कर रहा हूँ आपसे यहाँ पर, 2016-17, जस्ट बिफोर जीएसटी लागू होने से पहले। मैं बात कर रहा हूँ फरवरी 17 में डेटा आया था, ये फरवरी 17 में डेटा आया था हमारे पास, 2017 की बात कर रहा हूँ। क्या था सर ये, जस्ट जीएसटी के पहले क्या कह रहा था इस डेटा में, सुनिएगा। द साइज ऑफ वर्कफोर्स एज पर सेंसस 2011 48.82 मिलियन, यानी 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में 48.2 करोड़ मजदूर हैं। सुनिए आराम से, 48.2 करोड़ श्रम बल है हमारे यहाँ पर, लेबर फोर्स है हमारे यहाँ पर, ठीक है। और इसमें उन्होंने माना है लगभग हमारे पास 2016 तक कितनी हो जाएगी संख्या इनकी, 50 करोड़ हो जाएगी। तो 2016 तक 50 करोड़ हो जाएगी संख्या इनकी, ये भी ठीक है सर। अब इसी में कहा गया है कि लगभग इसका 20% माइग्रेंट लेबर है। ये सर्वे में कहा गया था कि इसका 20% माइग्रेंट लेबर, यानी लगभग कितनी हो गई माइग्रेंट लेबर, लगभग 10 करोड़ के आसपास। जी हाँ, 2016 में अगर इकोनॉमिक सर्वे को माना जाए, डेटा कब आया, 17 में डेटा है हमारे पास, और 2016 में 50 करोड़ श्रमिक थे देश के अंदर, इसका 20% माइग्रेंट थे, यानी कि 10 करोड़ माइग्रेंट श्रमिक थे। जी हाँ, बड़ी संख्या है अपने आप में, 10 करोड़ माइग्रेंट श्रमिक, 10 करोड़ परिवारों की बात हो रही है आपसे यहाँ पर। 10 करोड़ परिवार यानी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पर शामिल होता है। तो निश्चित तौर पर इनके कल्याण की बात करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर दोस्तों। और डेटा है ये, आप यूज़ कर सकते हैं इकोनॉमिक सर्वे का नाम लेकर। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक 2016 में 50 करोड़ श्रमिक थे, जिनका 20% रफली माइग्रेंट है, यानी 10 करोड़ माइग्रेंट लेबर हमारे यहाँ पर 2016 के मुताबिक। वी कांट से कि नबी डेटा क्या है, लेकिन उस समय 10 करोड़ वर्कर थे। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, माइग्रेंट वर्कर आप जानते हैं कि श्रमिक कौन होते हैं, जिनके पास स्थायी रोजगार नहीं होता है, सेक्टर स्पेसिफिक नहीं होते, वो कभी इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, कभी उस सेक्टर में काम कर रहे हैं, कभी मैं पकौड़ा तलता हूँ, कभी पंचर बनाता हूँ, कभी मैं प्लास्टिक का काम करता हूँ, कभी पेट्रोलियम सेक्टर में चले जाता हूँ, कभी मैं प्रॉपर्टी का काम कर रहा होता हूँ। तो ऐसे ही मैं अलग सेक्टर में घूमता रहता हूँ, कहीं भी जॉब फिक्स नहीं है मेरा, शिफ्टिंग वन सेक्टर टू अनदर सेक्टर, एक जगह दूसरी जाता हूँ, कभी यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, कभी वहाँ से, कभी स्टूडियो से, कभी घर से, कभी बॉम्बे से, कभी पुणे से, कभी चिंचड़ीगढ़ से, कहीं से पढ़ाना चालू कर दूंगा मैं आपको। तो एक जगह पर हूँ, कभी दूसरी जगह पर हूँ, मैं किस सेक्टर में हूँ, कभी किस सेक्टर में हूँ, तो मैं क्या कहूँगा, मैं हूँ माइग्रेंट लेबर। जी हाँ, एक श्रमिक जो सेक्टर बदलता रहता है या फिर अपनी लोकेशन बदलता रहता है और जॉब स्थायी नहीं होता उसके पास, दैट वन इज माइग्रेंट लेबर। एक जनरल परिभाषा है, कोई फिक्स परिभाषा मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पर देख लेते हैं क्या लिखा गया अपनी स्क्रीन पर दोस्तों। माइग्रेंट वर्कर कौन होते हैं, कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह दूसरी जगह जाते रहते हैं सर, ये एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, सर्च ऑफ वर्क यानी काम की खोज में सर, एंड एवं ऐसी वर्कफोर्स जो होती है ये लगातार शिफ्ट करते रहते हैं अपने सेक्टर्स को, वन सेक्टर टू अनदर सेक्टर पे जाते रहते हैं ये, जहां इनको रोजगार मिलेगा, जहां अच्छा वेतन मिलेगा। कभी ट्रक ड्राइवर बन जाएंगे, कभी ये ऑटो चलाएंगे, कभी हो सकता है ये अपना कोई और काम कर लें, डिपेंड करता है, जहाँ अच्छा पैसा मिलेगा वहाँ ये शिफ्ट कर जाते हैं। तो लगभग 10 करोड़ वर्कर हैं ऐसे हमारे यहाँ पर जो इस बारे में शामिल है दोस्तों। तो ये है आपके साथ न्यूज़, यहाँ खत्म होता है ये टॉपिक आपका माइग्रेंट लेबर का। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा दोस्तों। प्लस कोर्स अनअकैडमी का प्लस कोर्स आप जानते हैं, अनअकैडमी के प्लस कोर्स चल रहे हैं जहां आप जुड़ सकते हैं हम लोगों के साथ। प्लस कोर्स की खास बातें बता दूं दोस्तों मैं आपको, अब चाहें तो सुन लीजिए फटाफट। प्लस कोर्स की खास बातें क्या हैं सर, जहां चलती हैं लाइव क्लासेस आपके लिए, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं। आशीर्वाद से जुड़ेंगे तो बहुत सारे कोर्स मेरे पड़े हुए हैं वहाँ पर, आप अदर फैकल्टीज़ के कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पर। पूरे जीएस बैच चल रहे हैं वहाँ पर, एक बार आने के बाद हर कोई ज्वाइन कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर फ़ायदा क्या है सर आपके लिए, करना कैसे है, अनअकैडमी सब्सक्राइब करने के लिए आपको प्लस को सब्सक्राइब करना है हमारा जीएस के, और जीएस की कोर्स की फीस 1 ईयर कितनी है सर, वो है लगभग 49,000, जो 10% डिस्काउंट मिल सकता है यदि आप यूज़ करते हैं आशीर्वाद 10 रेफरल कोड का। आप अगर यूज़ करते हैं तो आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट इसमें, और फीस होगी आपकी 44,000 फॉर 1 ईयर नियर। 2 साल की फीस 64,000, 3 साल की फीस 81,000 आपकी। जुड़ सकते हैं हमारे साथ। ऑप्शनल की फीस भी आप देख रहे हैं यहाँ पर, ऑप्शनल कोर्स अलग से हो गए हैं आप। ऑप्शनल की फीस आपकी 1 ईयर की फीस है सर 24,000, 2 साल की फीस 36,000 और 3 साल की फीस है 45,000 दोस्तों। तो आशीर्वाद 10 कोड का यूज़ करें, जुड़िए हमारे साथ दोस्तों यहाँ पर और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। इसके अलावा टाइनी यूआरएल देख सकते हैं मेरे संग यहाँ पर, इसका लिंक आपको अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आराम से देखेंगे वहाँ पर लिखा रखा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके आप लिंक चेक कर सकते हैं। सारी जो मैं क्लास लेता हूँ उसके वीडियोस के लिंक आपको यहाँ मिल जाएंगे दोस्तों, तो जाके एक्सेस कीजिए।